अच्छा, my dear friend, Bismillah Rahman Rahim, with the name of Allah, the merciful, the beneficent. मैं जल्दी जल्दी जो कुछ हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करूंगा। मैंने डियर फ्रेंड आपको बताया कि इंग्लिश ऐसे इज बेसिकली द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑन सम गिवन टॉपिक। और किसी भी बंदे की ओपिनियन दूसरे बंदे से मुख्तलिफ हो सकती है। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन 18 to 22 paragraph, and if we will count this into sentences, this must be based on 140 to 300 sentences. Essay as a whole is nothing. This must be based on 5 key component, और वो 5 key component के हैं: structure है, content, grammar, expression and arguments. देन डियर, मैंने स्ट्रक्चर से शुरू किया और मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रक्चर इज बेसिकली द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एज वेल एज पैराग्राफ। और इस स्ट्रक्चर को फर्दर हम 3 हिस्सों में हमने कल डिवाइड किया था। मैंने कहा आउटलाइन होती है, अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं एंड वी हैव द यूजुअल पैराग्राफ। 5% आउटलाइन होती है, 20% आपके अनयूजुअल पैराग्राफ होते हैं और 75% यूजुअल पैराग्राफ होते हैं। अच्छा, जब डियर मैंने कहा कि ऐसे ऑलवेज लुक लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, दिस वन। देन मैंने पहले आपको पैराग्राफ को डिफाइन किया और मैंने आपको ये बताया कि ऐसे इन इटसेल्फ इज नथिंग। ऐसे क्योंकि बेटे बजाते खुद कोई चीज नहीं होता, इस वजह से ऐसे जो होता है ना वो पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने कहा ऐसे के अंदर बेटे वी मस्ट हैव 4 to 9 सेंटेंसेस। मिनिमम 4 सेंटेंसेस होंगे, मैक्सिमम 9 सेंटेंसेस होंगे, एंड देयर शुड बी अ सिंगल आर्गुमेंट। हमेशा एक आर्गुमेंट होगी, कभी भी एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स नहीं होंगी। हर वो पैराग्राफ जो इस डेफिनेशन पे अच्छा बेटे वो पैराग्राफ जो इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेगा वो अनयूजुअल पैराग्राफ कहलाएगा। कि हर वो पैराग्राफ जो इस डेफिनेशन पे नहीं पूरा उतरेगा वो क्या कहलाएगा, वो अनयूजुअल पैराग्राफ कहलाएगा। और देन मैंने कहा कि अनयूजुअल पैराग्राफ वो पैराग्राफ होता है जो दोनों चीजों को फॉलो नहीं करेगा। ना तो बेटे वो 4 to 9 को फॉलो करेगा, ना वो सिंगल आर्गुमेंट को फॉलो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कभी कभार बेटे इसका काम ये होता है कि ये पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज करता है। क्या करता है? कभी कभार ये पूरी की पूरी बेटे आपकी डिस्कशन जो है ना उसको समराइज करता है। और यकीनी बात है, जब ये समराइज करेगा तो सिंगल आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट जो है ना वो खत्म हो जाएगा। और जब हमने फार्मूला बताया कि एक बात के लिए आपको 9 सेंटेंसेस रिक्वायर्ड है, और यकीनी बात है कि बेटे जब एक से ज्यादा बातें होंगी तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो अनयूजुअल होगा। और कभी कभार बेटे कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं, अक्सर कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जिनका जिनके अंदर जीरो आर्गुमेंट होती है, और उनका एक ही काम होता है। बड़े उनका काम ये होता है कि वो डिफरेंट ऐसे के जो पार्ट्स है ना उनको आपस में कंबाइन करता है। और जब उसके अंदर जीरो आर्गुमेंट होगी तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, और अगर बेटे लेंथ कम हुआ तो तब भी वो अनयूजुअल पैराग्राफ हुआ। तब भी क्या हुआ? वो अनयूजुअल पैराग्राफ हुआ। सो अनयूजुअल पैराग्राफ को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमने एक का नाम इंट्रोडक्शन रखा, एक का नाम हमने कंक्लूजन रखा, और तीसरे का नाम हमने ट्रांजिशन पैराग्राफ रखा। कल मैंने इंट्रोडक्शन से शुरू किया। मैंने कहा कि बेटे यूजली इंट्रोडक्शन और आउटलाइन ये वो 2 पोर्शन है जिन्होंने बड़े किसी भी स्टूडेंट का ना फ्यूचर को मुतय्यन करना हो। मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक अ मैप,
जिसका सबसे पहला काम ये है कि इसने बड़े आपकी जो डिस्कशन है उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, देन आइडेंटिफाई करना है, देन डिटेल्स बयान करनी है, और देन आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन को क्लोज करना है। यह हमेशा बेटे आपके ऐसे का 10% होगा। यह हमेशा 10 to 18 सेंटेंसेस होंगे, 180 to 220 वर्ड्स होंगे। यह हमेशा एक सिंगल कंटिन्यूअस पैराग्राफ होगा। यह हमेशा कंप्लीट समरी देगा, और इसके भी 3 हिस्से हैं। पहले का नाम ओपनिंग स्टेटमेंट है, दूसरे का नाम सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, और तीसरे को डियर हम थीसिस स्टेटमेंट करते हैं। दे हमेशा दे लुक लाइक दिस वन, ये हमेशा बड़े ऐसे नजर आएंगे, हमेशा ये ऐसे नजर आएंगे। और अगर आप इसको पढ़ें तो इसने बड़े पहले सेंटेंस का नाम अटेंशन गेटर रखा हुआ है, और उसने आपको कहा हुआ कि बिगिन विद अ स्टोरी और कंक्रीट illustration that capture your reader's attention immediately। कनेक्शन में वो कह रहा है डिटेल बताओ, और देन आपको कह रहा है कि आप पूरी की पूरी डिस्कशन को क्या करो, समराइज करो। देन मैंने आपको कहा कि बड़े हमारे 2 किस्म के ऐसे होते हैं। एक को हमने एक्सपोजिटरी कहा कि वो ऐसे जिसमें आपने चीजों की डिटेल्स बयान करनी होती हैं, हम उसको एक्सपोजिटरी ऐसे कहते हैं। और वो ऐसे जिसमें हमने चीजों को स्टांस लेना होता है, हमने पोजीशन लेनी होती है, बड़े हम उन एसेस को आर्गुमेंटेटिव ऐसे बोलते हैं। देन मैंने कहा कि बेटे एक और डिवीजन है कि कुछ ऐसे होते हैं वो एट द सेम टाइम बेटे एक्सपोजिटरी भी होते हैं, एट द सेम टाइम वो आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, सेम टाइम। सो फाइनली बड़े मैंने कहा कि आपके ऐसे 3 किस्म के एसेस होते हैं। एक प्योरली एक्सपोजिटरी होती हैं, एक प्योरली आर्गुमेंटेटिव होते हैं, और एक ओपन एंडेड होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है बढ़िया आप उसको आर्गुमेंटेटिव बना लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे ओपन एंडेड बना लो। दिस इज योर चॉइस। और याद रखें बड़े जो इंट्रोडक्शन होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का, उसका लिखने का अपना स्टाइल है, और जो एक्सपोजिटरी का ऐसे होता है उसका लिखने का अपना स्टाइल है। दे बोथ हैव देयर ओन स्टाइल। इन दोनों के बड़े जो इंट्रोडक्शन लिखने का तरीका कार है ना, वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से मुख्तलिफ। आज हम जो एक्सपोजिटरी या जिसको आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं बड़े उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको अगेन कंटिन्यू करूं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने सवालात बताएं, मैं आपको जवाब दूं, देन वी मूव। जी, अगर किसी को कोई सवाल है आप हैंड रेस करें, मैं आपको जवाब दूंगा, देन हम आगे मूव करेंगे। जी, कैनात बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सपोजिटरी जो है वो डिस्क्रिप्टिव की टाइप है या ये ये मतलब इन दोनों दोनों एक की। ही चीज है बेटे, एक ही चीज के 2 नाम है। सर तो फिर आपने कल कहा था कि जो डिस्क्रिप्टिव है वो डिस्क्राइब करते हैं हम लोग किसी भी ऐसे को, बेटे और एक्सपोजिटरी भी एक्सपो डिस्क्राइब करता है, ये तो वैसे हमने फर्दर डिवीजन की हुई है। लेकिन मैंने अल्टीमेटली आपको बताया था बेटे डिस्क्रिप्टिव भी डिस्क्राइब करता है, एक्सपोजिटरी भी डिस्क्राइब करता है। ओके सर, थैंक पोजीशन आप बताएं। सर ये इंट्रोडक्शन के अंदर फर्दर हम हेडिंग्स वगैरह देंगे? कोई बेटे इंट्रोडक्शन के अंदर कोई हेडिंग नहीं होगी, ये कंटिन्यूअस पैराग्राफ में होगा। ओके सर। हमारी आप बताएं। सर जिस तरह से ये ऐसे है, इस डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर पाकिस्तान, सर तो ये इसका मतलब है कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। जी तो सर जी अगर ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारा सेंटेंस तो यही होगा ना कि ये डेमोक्रेसी सूटेबल है फॉर पाकिस्तान। लेकिन सर इसमें अपोजिट सेंटेंस क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा? अगर फिर इसमें हम ये बता देंगे कि इसमें चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के बेटा वो अंदर छोड़ दो, इसको। उस पर आगे बात करेंगे, वो छोड़ दें अभी बात, जी वो सर हमने ठीक है। पढ़ी नहीं है चीजें।
ठीक है। सर आपकी जो बुक है विनिंग ऐसे, उसके अंदर जब आपने वो जो उसमें यूज़ किए हुए जिस तरह से सिमिलरली वगैरह मतलब अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए उसके साथ आपने सेमीकोलन को यूज़ किया हुआ। सर वैसे तो हम कोमा यूज़ करते हैं, तो इसका क्या मैंने मतलब दोनों है? चीजें बेटे आपको क्लास में बताया था कि उनके बाद कामा भी आ सकता है, सेमीकोलन भी आ सकता है, दिस इज योर चॉइस। सर दोनों तरह से लगा सकते हैं। मैंने बड़े क्लास में बताया था दोनों हो सकते हैं। ठीक है सर। इमरान आप बताएं। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ओपन एंडेड ऐसे को हम लोग आर्गुमेंटेटिव की तरफ लेके जाएं या एक्सपोजिटरी, मतलब क्या ओपन चीज? एंडेड को ज्यादा बेहतर है, एक्सपोजिटरी वे से करो। अच्छा, उसको एक्सपोजिटरी की तरफ लेके जाएं। ठीक है सर, थैंक यू। इकरा बताओ। सर आपने कहा है जो ऐसे होता है वो हमारी पर्सनल ओपिनियन होती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब कोई भी टॉपिक ले रही हूँ, लिखना चाह रही हूँ, तो मेरे माइंड में कुछ उससे रिलेटेड आ नहीं रहा है। मतलब मेरा बैकग्राउंड मेडिकल है, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे उसको करना है। मतलब माइंड में कोई मैं आइडिया बड़े इकरा ये कंटेंट पूरा मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, मैं एक एक चीज की डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, तो ये कंटेंट का आपको मसला नहीं रहेगा। ओके सर, थैंक यू। अभी इनिशियली आप ये करें कि बेटे विनिंग एसेस किताब मंगवा लो, उसमें बेतहाशा आउटलाइंस है, उसकी सारी की सारी आउटलाइंस को पढ़ो। ओके सर, ओके। आसिफ इकबाल आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कुछ टीचर्स कहते हैं कि आउटलाइन में भी थीसिस स्टेटमेंट लिखें और फिर जब ऐसे हो उसमें भी, मतलब जब आप इंट्रोडक्शन मतलब प्रॉपर इस पे ऐसे आगे जब हम बात करते हैं, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इस पे आगे बात करते हैं। ठीक है सर। जिशान आप बताओ। सर इसमें हम वोकैबुलरी भी डिस्कस करेंगे? जी जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है सर। जिनके बड़े क्वेश्चन हो गए हैं एड्रेस खत्म, अब आपने बड़ी तवज्जो के साथ बड़े चीजें सुननी है, एंड पे मैंने ना टेस्ट भी लेना है। माय सन, जब भी बड़े एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, सोशो इकोनॉमिक, जो भी आप नाम ले लो, कि जब भी बेटे आप उसके इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, वो हमेशा इन पैरामीटर्स पे लिखा जाएगा जो पैरामीटर्स आपके सामने आ रहे हैं। कि जब भी आप एक्सपोजिटरी ऐसे लिखोगे, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव है, ये सामने जो पैरामीटर, ये बड़े उसका फॉर्मेट है। मैं हम क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट, हम इंट्रोडक्शन के पहले जुमले से शुरू करते हैं। मैंने कहा बेटे इसके फॉर द 3 हिस्से होते हैं। पहले को हमने कहा ओपनिंग स्टेटमेंट, इसको हमेशा बेटे हम 2 हिस्सों में करते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको जर्नल स्टेटमेंट, हुक भी कहते हैं, अटेंशन गेटर भी कहते हैं, अटेंशन ग्राबर भी कहते हैं। अब आपने करना क्या है कि बड़े आप सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है ना, सबसे पहले आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है। इंट्रोड्यूस करने के किसी भी बेटे जब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाते हो ना, तो उसके 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। मसला हम सपोज करते हैं, ये आपके एक हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं कि ये एक टॉपिक है। सबसे पहला जो तरीका होता है ना, वो तरीका ये होता है कि आप उस टॉपिक के बैकग्राउंड से शुरू करो। कैसे शुरू करो? बैकग्राउंड से शुरू करो। बैकग्राउंड जानने के लिए जरूरी है कि आप अपना टॉपिक देखोगे और आप अपने टॉपिक के अंदर कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करोगे कि इसके अंदर कीवर्ड्स क्या है। ये बेटे जो टॉपिक है ना, कॉज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसके अंदर बेटे जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड इसके अंदर टेररिज्म है। बैकग्राउंड जानने के लिए बेटे इस लफ्ज को अंडरलाइन किया। इसके बाद बेटे मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, या तो वाई का करूंगा, व्हेन का करूंगा, या वेयर का करूंगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूं, मसलन मैं आपसे अगर पूछता हूं, आपने पॉइंट्स में जवाब देना है वेयर टेररिज्म इज एग्जिस्टेड। अब कोई बंदा कहेगा कि सर ये ह्यूमन सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, कोई कहेगा कि सर ये ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट करता है, कोई कहेगा कि सर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है, कोई कहेगा कि सर ये इधर इनजस्टिस होता है वहां पे एग्जिस्ट करता है, और कोई कहेगा कि सर जो फंडामेंटल किस्म की सोसाइटीज होती हैं वहां पे एग्जिस्ट करता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बेटे आप सबसे पहले कीवर्ड को आइडेंटिफाई करोगे,
उसके बाद बेटे आप बैकग्राउंड जानने की कोशिश करोगे, और बैकग्राउंड जानने के लिए आप दो सवाल करोगे, या तो बेटे आप व्हेन का क्वेश्चन करोगे या वेयर का सवाल करोगे। वेयर जो है ना, वेयर बेटे आपको लोकेशन बताएगा कि ये कहां पे हुआ है। मसलन मैंने कहा ह्यूमन सोसाइटी से भी शुरू हो सकता है, ह्यूमन बीइंग से भी शुरू हो सकता है, इनजस्टिस से भी शुरू हो सकता है, डेवलप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी शुरू हो सकता है, फंडामेंटल सोसाइटी से भी शुरू हो सकता है। मैं हूं, शायद मैं बेटे इस सोसाइटी से शुरू करूंगा, और मैं ऐसे लिखूंगा कि अ सोसाइटी अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, progress and prosperity when the different individual work together. However, this is fact that due to the greed or personal conflict, people do not cooperate with each other, and sometimes they use force against the innocent people, and this use of force against the innocent people is known as a terrorism. मैं बड़े वैन का सवाल भी कर सकता हूं, when does terrorism exist, when टाइम बताएगा, या where, when कोई कहेगा कि सर हबील कबील से शुरू हुआ, कोई कहेगा 9/11 से शुरू हुआ, कोई कहेगा सर जब यूएसएसआर ने अमेरिका पे, यूएसएसआर ने जब अफगानिस्तान पे अटैक किया उससे शुरू हुआ, कोई कहेगा कि सर नहीं ये तो बाद की पैदावार है। सो बैकग्राउंड जानने के लिए आप सबसे पहले जो की वर्ड होगा उसको आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ना आप उस कीवर्ड पे क्वेश्चन करोगे, व्हेन का, वो टाइम बताएगा, अगर व्हेन नहीं तो वेयर का सवाल करो। मसलन टॉपिक आया को एजुकेशन, मैं अगेन बड़े सवाल करूंगा, मतलब क्या होता है बैकग्राउंड ना, ये टॉपिक है ना जिसको थोड़ा सा ऊपर से पकड़ना है। मैं मतलब बड़े क्वेश्चन है ना को एजुकेशन का, मैं कोशिश करूंगा कि इसको एजुकेशन से शुरू करूं। मैं हो सकता है ह्यूमन बीइंग से शुरू करूं, ह्यूमन सोसाइटी, मैं शायद ह्यूमन बीइंग से शुरू करूंगा, और मैं बेटे इसको ऐसे शुरू करूंगा कि अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग as the master creation of this universe due to one reason, that is their cognitive abilities. This means they can feel, they can learn, they can think, and even they can transfer their knowledge to the coming generation. And this transformation of knowledge is known as education, which can be achieved via different method, and one among them is known as a co-education. Clear? So सबसे पहली बात मैंने आपको ये कही है कि बड़े जो भी टॉपिक होगा आप उसको बैकग्राउंड से शुरू कर सकते हो, और बैकग्राउंड के लिए मैंने आपको ये बताया या आप व्हेन को क्वेश्चन शुरू करेंगे या वेयर का क्वेश्चन। सवाल नहीं लिखोगे, अपने आप से इमेजिनेटरी तौर पे पूछोगे। दूसरा आप क्या करोगे, बड़े आप किसी भी कोटेशन या वर्स से शुरू कर सकते हो, लेकिन जब कोटेशन आती है ना, जो इंट्रोडक्शन में कोटेशन आती है उसका लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है। हम यूजुअली जब कोटेशन लिखते हैं तो बेटे हम राइटर से शुरू करते हैं, जी बिल क्लिंटन सेज। नो, जब इंट्रोडक्शन की कोटेशन होती है ना, पहले कोटेशन आती है फिर राइटर का नाम आता है। मैं यही टेररिज्म लिखूं ना, बेटे बिल क्लिंटन ने उसकी किताब है माई लाइफ, उसके अंदर ना उसने बड़ी खूबसूरत एक कोटेशन लिखी है। उन्होंने लिखा है, आप बेटे पहले कोटेशन मार्क से उन्होंने लिखा कि दिस मॉडर्न एरा does not belong to the people who still believe on conflict and use of force to settle border issues, but it belongs to the individual who trust on cooperation and dialogue, says Bill Clinton. और अगली लाइन जो होगी बेटे यहां से शुरू करूंगा, अगली लाइन, पैराग्राफ को ब्रेक नहीं दूंगा। मेरे पास कोई वर्स है तो उसको भी यही करूंगा, कुरान पाक की आयत है तो वो भी लिखूंगा और फिर उसकी ट्रांसलेशन लिखूंगा। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है कि बड़े कोई स्टोरी होनी चाहिए, आप किसी स्टोरी से लिखोगे, लेकिन दो बातों को ख्याल रखने। पहली बात यह है कि बड़े स्टोरी शॉर्ट होनी चाहिए, स्टोरी ब्रीफ होनी चाहिए, और इनोवेटिव होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मसलन यूजुअली बेटे होता है ये कि जब मैं पेपर लेता हूं ना बच्चों से, पेपर हो जाते हैं ना,
पेपरों के बाद ना यूजुअली स्टूडेंट अपने इंट्रोडक्शन और आउटलाइन से मेरे पास लेके आते हैं कि सर ये पेपर में ये लिखा है, आपका क्या ख्याल है, मेरे कितने नंबर आएंगे। अब 2018 में बेटा एक ऐसे आया था ग्लोबल वार्मिंग पे, एक स्टूडेंट मेरे पास स्टोरी बना के लाई, वो इंट्रो उसका ऐसे शुरू होता है। मैं उसने तस्वीर नहीं बनाई थी, मैं आपके लिए तस्वीर बना रहा हूँ। ये बेटे कोई जगह है, ये उस जगह में ना दूर 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 तक पानी ही पानी है। इस पानी के अंदर से ना बड़े एक औरत गुजर रही है, ये कोई औरत है, ये गुजर रही है। इस औरत ने ना बड़े सर पे एक छोटा सा टोकरा उठाया हुआ है, जिसमें उसका छोटा सा बच्चा भी है, कुछ मुर्गी के बच्चे हैं। इसको ना इसने बड़ा मजबूती से पकड़ा हुआ है, लेकिन पानी की वजह से कभी बड़े इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है। अब उस बंदे ने स्टोरी, ये मैंने आपके लिए बनाई, उसने स्टोरी कैसे शुरू की। उन्होंने लिखा बेटे, एन ओल्ड वुमन is struggling in a water that is touching her shoulders. She is trying to rescue two of her dearest thing. Then bracket में लिखा उसने कि everyone do at the time of disaster. One is the source of income, the other one is the source of coming generations. She's struggling in a water that happened due to the global, that she's struggling in a water that is the water of floods, and floods always occurred due to global warming. आगे उसने लिखा ग्लोबल वार्मिंग। अब यही बड़े टूरिज्म पे ऐसे होता है, शायद मैं स्टोरी से लिखता और मेरी स्टोरी शायद ऐसे होती कि 16th of December is known as a black day in the history of Pakistan. On that day, mother was running on the road without their shoes. Small kids was crying with pain. Suddenly, it has been telecasted that some terrorist has attacked a school in Peshawar. अब देखें ना बेटा कितना खूबसूरत स्टार्ट है। अब मैं कल एक और क्लास को पढ़ा रहा था, अब मैंने बड़े ऐसे दिया बैड गवर्नेंस पे। अब एक स्टूडेंट ने स्टोरी कैसे लिखी, मैंने लिखा कि टुडे व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम अ प्लेस I suddenly stopped at a signal. Small kids knocked the door of my car and she was knocking the door of my car because there is bad governance in this country. आप समझते हैं बेटे ये तीसरी स्टोरी जो है ये कोई रेलिवेंट है? आप समझते हैं कि बेटे ये तीसरी स्टोरी जो है ये कोई कन्विंसिंग है? ये ना तो बेटे कन्विंसिंग है, ना तो ये रेलिवेंट है, दोनों नहीं है। सो इस वजह से याद रखें बड़े, आपकी स्टोरी जो है ना वो शॉर्ट भी होनी चाहिए, ब्रीफ भी होनी चाहिए और कन्विंसिंग भी होनी चाहिए। और चौथा तरीका ये है कि बड़े आप सवाल से शुरू कर सकते हो। मसलन मैं टेररिज्म पे हो ना, मैं सवाल लिखूंगा, मैं लिखूंगा व्हाई डू nations are fighting with each other, why the nations are unable to maintain the peace on this globe, और देन मैं उसका जवाब लिखूंगा, वो मेरा जो भी जवाब होगा जनरल स्टेटमेंट होगा। मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि बेटे जब भी मैं अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन का आगाज करूंगा ना, मैं कभी भी अपने ऐसे को हिट नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले बेटे अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, और जब बेटे मैं अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा ना, मेरे पास उसको मैं जनरल स्टेटमेंट बोलूंगा। वो जरूरी नहीं है 3 जुमले होंगे, वो 2 जुमले भी हो सकते हैं, वो 3 जुमले भी हो सकते हैं, वो 4 जुमले भी। वो मैं 3-4 तरीकों में से कोई एक बैकग्राउंड, कोटेशन, स्टोरी, क्वेश्चन, इसमें बड़े जो सबसे ज्यादा सेफ या आसान है ना, वो बैकग्राउंड जो कोटेशन है। स्टोरी है बड़ा आइडियल, लेकिन बेटे फिर स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो रीडर जो है ना उस पर कोई ना कोई इंपैक्ट क्रिएट करे। ये ना हो कि आप बड़े ऐसी स्टोरी लिखें जो बजाय आपके एक अच्छा इमेज क्रिएट करे, वो आपके इमेज को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दे, मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। ऐसी स्टोरी से आपने हर सूरत में अवॉइड करने की कोशिश करनी।
क्लियर? अच्छा, जब आप बेटे ये लिख लेंगे ना, इसके बाद आपने स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखनी है। यहां पे याद रखें बेटे, स्पेसिफिक स्टेटमेंट का मतलब ये है, आपका जो भी टॉपिक है सबसे पहले आप अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे। ये टेररिज्म में किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है बेटे, किसी इंस्कोलेपीडिया की जरूरत नहीं है, लेमन टर्म्स के अंदर आप अपने टॉपिक को डिफाइन। मेरा टॉपिक है ना बेटे टेररिज्म, मैं लेमन टर्म्स में डिफाइन करूंगा कि टेररिज्म इज द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द इनोसेंट पीपल। उसके बाद बेटे मैं उसकी एलास्ट्रेशन करूंगा, थोड़ी सी मैं उस टॉपिक की वजाहत करूंगा। वो हिस्ट्री भी हो सकती है, जैसे मैं टेररिज्म की हिस्ट्री बयान करूंगा। वो किसी भी चीज के बेटे कोई अच्छी चीज है तो उसके एडवांटेज भी हो सकते हैं, वो कोई बुरी चीज है तो उसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, और वो किसी भी चीज के बेटे प्री रिक्वायरमेंट भी हो सकती हैं। क्या हो सकती है? वो किसी भी चीज के प्री रिक्वायरमेंट, मसलन डेमोक्रेसी के मैं प्री रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि आइडियल डेमोक्रेसी के लिए तो जरूरी है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन हो, ये जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज हों, ये जरूरी है कि तमाम लोगों को फेयर चांसेस मिले। मैं ये भी 2 से 3 जुमले लिखूंगा। स्पेसिफिक स्टेटमेंट में मैं 2 काम करूंगा। मेरा जो भी बेटे टॉपिक होगा मैं सबसे पहले उसको डिफाइन करूंगा। अब अक्सर लोग बेटे ये छोड़ देते हैं, वो कहते हैं इसको एग्जामिनर को पता होगा। आप समझें बेटे, आपका एग्जामिनर जो है ना, वो मुकम्मल तौर पे अनपढ़ है, उसे किसी भी चीज का नहीं पता है। आप क्या करेंगे बेटे, आप अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, उसकी एलास्ट्रेशन करेंगे। एलास्ट्रेशन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है, उसमें बड़े किसी भी चीज के बेनिफिट्स भी आ सकते हैं, किसी भी चीज के बड़े एडवांटेज भी आ सकते हैं, किसी भी चीज के बड़े प्री रिक्वायरमेंट भी, वो कोई भी अंदाज हो सकता है। अब उसके बाद बड़े ऐसे में हमेशा 2 चीजें होती हैं। अब अगर ये ऐसे पढ़े ना, तो 2 चीजें कौन सी होती हैं बड़े, एक को हम असेंशियल कहते हैं, एक को हम नॉन असेंशियल कहते हैं। सपोर्टिंग सेंटेंस 10 सेंटेंस होंगे, ये कोई लाजिम नहीं है बड़े 10 होंगे, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 11 भी हो सकते हैं। इसको फर्दर हम 2 में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं बड़े असेंशियल। असेंशियल वो चीज होती है जो आपके एग्जामिनर ने आपसे कैटेगोरिकली पूछी हुई है। क्या की हुई है? वो चीज जो बेटे आपके एग्जामिनर ने आपसे कैटेगोरिकली पूछी हुई है ना, हम उसको असेंशियल कहते हैं। असेंशियल मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम 3 होंगी। बड़े हम इन्हें प्राइमरी भी कहते हैं, हम इन्हें असेंशियल भी कहते हैं। कि वो चीज जो आपके एग्जामिनर को मिस करेंगे ना, तो से ना तो बेटे असेंशियल को ऐड कर सकते हो ना डिलीट कर सकते। 10 में से 80% आपके असेंशियल, मतलब टॉपिक है ना खाली काजेज ऑफ टेररिज्म, अगर बेटे आपने 10 जुमले लिखने हैं ना, 10 जुमले काजेज पे होंगे। और आप क्या करोगे, आप बेटे ये नहीं होगा कि हर काज पे अलग जुमला लिखोगे, आप 2-2 3-3 काजेज को मर्ज करोगे। अच्छा, मैं लिखूंगा कि इलिटरेसी, poor economic growth and minimum job opportunities are the key reason of terrorism in Pakistan. In addition, there are some other reasons as well like this one. So बेटे 80%, लेकिन अगर बेटे मेरी असेंशियल 2 causes and consequences जैसे इस दूसरे टॉपिक में है, मैं कोशिश करूंगा बेटे 4 जुमले causes पे लिखूं, 4 जुमले implications पे लिखूं। मेरी 3 होती ना, causes भी होता, consequences भी होता, solution भी होता, मैं तीनों को एड्रेस करता। मेरी कोशिश होती 3 जुमले काजेस के हूं,
3, ये यूजुअली एक जैसे होते हैं, 1-2 जुमले को कोई फर्क नहीं होता। ये भी हो सकता है कि एक को 5 लिख दो, एक को 4 लिख दो। अब जरूरी चीज नहीं है, अब इसी के साथ साथ ना नॉन असेंशियल रिक्वायरमेंट भी होती है। पहले डेफिनेशन सुने। वो चीज जो आपके एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछी है, लेकिन अगर बेटे आप उसको ऐड करो और वो रेलिवेंट नजर आए और वो आपके ऐसे की वर्थ को बढ़ाए, तो आप 20% वो चीजें लिखोगे। मैंने 3 चीजें बताई हैं। मैंने कहा बेटे ये वो चीज होगी जो आपके एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछी है, लेकिन अगर बेटे आप उसको ऐड करें, नंबर 1, नंबर 2 वो रेलिवेंट नजर आए, नंबर 3 वो आपके ऐसे की वर्थ को बढ़ाए, तो आप उसको जरूर लिखें। जरूर लिखें। क्या करें? जरूर लिखें। अब बेटे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, मसलन ये टॉपिक जो है ना, अब इससे एडवांटेज क्या होते हैं? अच्छा, इसमें जरूर बेटे मैं 1-2 जुमले इम्प्लीकेशन के लिखूंगा, 1-2 जुमले सोल्यूशन के लिखूंगा। अब इसके एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि बेटे हो सकता है मैं सिर्फ कागज से मेरा मटेरियल ही पूरा ना हो, और दूसरी बात यह है कि बेटे मैं खाली कागज लिखूंगा ना, तो मेरी डिस्कशन जो होगी ना वो कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी, मेरी डिस्कशन कंप्लीट ही नहीं होगी। सो याद रखें, अब इसके बड़े ये एक टॉपिक है को एजुकेशन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बड़े इसकी नॉन एसेंशियल बनेंगी तो बहुत सी, जैसे कि एक बन सकती है वे फॉरवर्ड टू इंप्रूव द डीमेरिट्स इनटू मेरिट्स, लेकिन बड़े को ये अच्छी नहीं लगेगी, रेलिवेंट नहीं लगेगी। मैंने कहा कि बड़े नॉन एसेंशियल वो चीज होती है हमेशा से जो आपके एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछी है, लेकिन अगर बेटे आप उसको ऐड करें और वो रेलिवेंट नजर आए, तो आप समझें आपका स्कोर जो है वो हर सूरत में इंक्रीज हो जाए। कि नॉन एसेंशियल बड़े वो रिक्वायरमेंट है जो आपसे किसी ने नहीं पूछी है, लेकिन अगर बेटे आप उसको ऐड करें और वो रेलिवेंट नजर आए, तो आप समझें आपका स्कोर जो है ना वो लेकिन हर टॉपिक की बेटे नॉन एसेंशियल नहीं बनती। यहां पे बड़े आप एक और चीज का ख्याल रखें, वो ये है बड़े ये कोई रूल नहीं है, मसलन ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा एसेंशियल पहले आएंगी। बड़े एसेंशियल भी पहले आ सकती हैं और नॉन एसेंशियल भी पहले आ सकती हैं। ये कोई रूल नहीं है कि बड़े हमेशा एसेंशियल ही पहले आएंगी, बड़े एसेंशियल भी पहले आ सकती है और नॉन एसेंशियल भी पहले आ सकती है। ऐसा सच कोई रूल नहीं है ही नहीं रूल। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, मसलन बड़े मेरे एक टॉपिक है कि रेमेडीज ऑफ टेररिज्म। अब क्या ये जरूरी है कि बड़े मुझे बताएं रेमेडीज एसेंशियल है ना? रेमेडीज ही एसेंशियल है, काजेस तो नॉन एसेंशियल है। तो क्या पहले रेमेडीज आएंगी या पहले काज? यकीनी बात है बेटे पहले काजेस आएंगी और इसके बाद रेमेडीज आएंगी। सो नॉन एसेंशियल चीजें वो चीजें होती हैं तो किसी ने नहीं पूछी हैं, लेकिन बेटे इनकी वेटेज होती है ना वो सिर्फ 20% होती है। 10 जुमले ये हो जाएंगे। अब आपका ऑलमोस्ट बेटे इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप क्या करेंगे? आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, और यकीन जाने बड़े स्टूडेंट का ना सबसे बड़ा अलमिया जो है वो थीसिस। मैं कहता हूं कि लोगों की पता नहीं इस थीसिस स्टेटमेंट का इतना बड़ा खौफ है, फोबिया है। लोग सीएसएस में अपीयर ही सिर्फ इस थीसिस स्टेटमेंट की वजह से नहीं होते हैं। मुझे थीसिस नहीं आती, मेरी थीसिस गलत हो गई है। अब पहले गौर से सुने। अब जरा बेटे आप लोग ना कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये लफ्ज थीसिस जो होता है इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होते हैं। इसके लिए अगर एक लफ्ज लिखोगे तो क्या लिखोगे, जरा कमेंट्स में बताएं। सैम अली ने कहा है स्टांस। सैम एक मिनट अनम्यूट करो, सैम अनम्यूट करो, मैं सुन रहा हूं आपको। जी सर। सैम मेरा टॉपिक स्टांस है सर। काजेस ऑफ टेररिज्म, तो जी सर। इसमें भी बड़े स्टांस रिक्वायर्ड है। इसमें तो सर स्पेसिफिकली स्टांस रिक्वायर्ड नहीं है।
तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि थीसिस हमेशा स्टांस मतलब होता है? स्टांस इस हवाले से कि मैं ऐसे को कैसे ले जाऊंगा। बट ये तो स्टांस नहीं होता। स्टांस तो ये होता है कि आप यस कर रहे हो या नो कर रहे हो। स्टांस तो हम इसको कहते हैं। अच्छा सर, ठीक मेरे सेंस में तो ठीक है, ठीक है। ठीक। अब बड़े बहुत से लोगों ने बहुत से लफ्ज हैं, मैं रिपीट करता हूँ। सैम ने कहा एक सर स्टांस होगा, उसके बाद एक और स्टूडेंट ने कहा समरी होगी। बड़े समरी तो इंट्रोडक्शन इटसेल्फ होता है। एक और स्टूडेंट ने कहा सर पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तीसरे ने कहा है सर क्रक्स होगा। चौथे ने कहा है सर थीम होगा। पांचों ने कहा सर मेन पॉइंट्स होंगे, मेन आर्गुमेंट्स होंगे। अब गौर से सुने बड़े, अगर इसके लिए ना समरी जो होता है ना वो काफी बड़ा होता है, थीम भी बड़ा होता है, इसके लिए कोई एक्यूरेट वर्ड है ना वो क्रक्स है। दूसरी बात ये, बड़े जिंदगी में अगर किसी भी चीज को करना है ना, सबसे पहले उसको करने के लिए जरूरी क्या है कि आपको ना उस चीज के ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। किस चीज का? कि वो चीज है क्या। बड़े सबसे पहली चीज जरूरी ये है कि उस चीज के ऑब्जेक्टिव का आपको पता होना चाहिए। किस चीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब और बुनियादी तौर पे बड़े जो थीसिस स्टेटमेंट होती है ना, इसके तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कितने? तीन। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसने बड़े आपकी जो डिस्कशन है ना, आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन का क्रक्स देना होता है। क्या देना होता है? इसने बड़े आपकी पूरी की पूरी डिस्कशन जो है ना, उस डिस्कशन का इसने क्रक्स देना होता है। क्रक्स बड़े दो तरीकों से होता है, या आप इसको समरी भी कह सकते हैं। क्रक्स के अंदर या तो आप बड़े अपने प्लान्स बयान करोगे। क्या करोगे? आप अपने बेटे, आपके जितने भी प्लान्स हैं, आप अपने सारे प्लान्स बयान करोगे कि मैंने ये भी करना है। मसला ऐसे आ जाता है बेटे ग्लोबलाइजेशन पे, तो मैं थीसिस ये लिखूंगा कि दिस डिस्कशन will illustrate globalization, its pros and cons in details। या तो बड़े क्रक्स ये होगा। अब देखें मैंने क्या किया है कि बड़े मैंने सारी की सारी मेरे जो प्लान्स है ना, मैंने अपने प्लान्स बयान। सो एक्सपोजिटरी ऐसे होगा ना, हमेशा बड़े उसके अंदर प्लान्स आएंगे। और अगर मेरे प्लान्स नहीं आएंगे ना, अगर मेरा आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा ना, तो उसके अंदर मैं प्लान्स नहीं बयान करूंगा बल्कि मैं स्टांस बयान करूंगा। बस मेरा टॉपिक है इस जेंडर इक्वलिटी या मिथ, मैं बड़े अपना स्टांस बयान करूंगा और आप उसको पढ़ के आपको 100% अंदाजा हो जाएगा क्या मैं यस कर रहा हूं, क्या मैं नो कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल देखें, हेंस इट इज a fact that male are dominating everywhere on this globe। अब आपको इसको पढ़ के बड़े क्या लग रहा है कि मैं यस की बात करूं या मैं नो की बात करूं? सो याद रखें, आपकी बेटे थीसिस स्टेटमेंट का काम क्या है? आपके थीसिस स्टेटमेंट का बेटे एक ही काम है, और इसका काम यह है कि इसने आपकी पूरी की पूरी जो डिस्कशन है ना, पूरी की पूरी, बड़े इसने आपकी पूरी की पूरी जो आपकी डिस्कशन है ना, उसका क्रक्स दे देना है। क्या दे देना है? उसका, बड़े इसने पूरी की पूरी डिस्कशन का क्रक्स दे देना है। सो अगर एक्सपोजिटरी ऐसे होगा,
एक्सपोजिटरी ऐसे वो हमेशा प्लान्स इंडिकेट करेगा, डिटेल्स इंडिकेट करेगा, और आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो बेटे वो हमेशा स्टांस या जिसका पोजीशन कहते हैं पोजीशन इंडिकेट करेगा। सो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करता है ये, क्रक्स देता है। अच्छा, क्रक्स के बाद बेटे इसका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है ना, 1 मिनट में इधर लिख भी देता, इसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव होता है ना बेटे वो ये होता है कि ये हमेशा आपके ऐसे को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब यहां पे बेटे कंट्रोल का मतलब ये है हमेशा कंट्रोल करेगा, और यहां पे बेटे कंट्रोल का मतलब ये है कि जो कुछ थीसिस स्टेटमेंट बयान आपने किया है, जो कुछ आपने थीसिस स्टेटमेंट में बयान किया है, इसके अलावा आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। मसलन ये ऐसे है ना, ये इस ऐसे ने बेटे आपको कंट्रोल कर दिया कि ऐसे के अंदर 3 ही चीजों का जिक्र होगा, एक ग्लोबलाइजेशन का जिक्र होगा, एक इसके प्रोस का जिक्र होगा, एक इसके कॉन्स का जिक्र होगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं। ये क्या करता है, प्लान्स कंट्रोल करता है। और कहां से बेटे ये कंट्रोल निकलता है, बुनियादी तौर पे जो चीजें आउटलाइन में होंगी वही चीजें इंट्रोडक्शन में होंगी, और जो कुछ इंट्रोडक्शन में होगा वही थीसिस में होगा, और जो कुछ थीसिस में होगा वही एसे में होगा, उसके अलावा कोई चीज ऐसे में नहीं आ सकती। क्या करता है, कंट्रोल करता है। और तीसरे नंबर पे बेटे ये इसका काम क्या है कि ये तीसरे नंबर पे आपके ऐसे के डिफरेंट हिस्सों को ना आपस में कनेक्ट करता है। आप इस थीसिस स्टेटमेंट को पहली को आप पढ़ के क्या मुझे बता सकते हो पहले प्रोज होंगे या पहले कॉन्स होंगे? इसको पढ़ के आपको अंदाजा है कि बड़े पहले प्रोज होंगे, और आप क्या अंदाजा कर सकते हो, एक प्रोज होगा या एक से ज्यादा होंगे? एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि बड़े लफ्ज खाली प्रोज, अब प्रोज नहीं लिखा हुआ है, लफ्ज प्रोज लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कहा है कि बड़े 3 काम हमेशा करेगा, क्रक्स देगा, कंट्रोल करेगा, और तीसरे नंबर पे ये कनेक्ट करेगा। क्रक्स देगा, कंट्रोल करेगा, कनेक्ट करेगा। ये 3 बेटे इसके मेजर फंक्शंस हैं। सो मैंने आपको क्या कहा कि बेटे सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, और हमने ऑब्जेक्टिव क्या देखे, हमने कहा कि हमेशा थीसिस स्टेटमेंट जो है बेटे इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इसमें क्रक्स है, दूसरा ये है कि इसमें क्रक्स 2 सूरतों में होंगे, या प्लान्स होंगे या स्टांस होगा। दूसरे नंबर पे ये कनेक्ट करेगा, और तीसरे नंबर पे ये कंट्रोल करेगा। ये हो गए ऑब्जेक्टिव, मैंने इधर लिख दिए। अब दूसरे नंबर पे बड़े बहुत से लोग जो कंफ्यूज होते हैं ना, वो इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि यार ये जो थीसिस स्टेटमेंट है इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अभी भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, बुनियादी तौर पे बड़े इसकी चंद लोकेशंस हैं, अब हर लोकेशन पे हम बात कर लेते हैं। अब बड़े इसकी सबसे पहली लोकेशन जो ये है कि लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेटे थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं टॉप पे, ये उसके बाद अपना टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद अपनी आउटलाइन लिखना शुरू करते हैं। मैं 1 मिनट इधर बना देता हूँ, 1 मिनट, इधर इधर बनाते हैं, एक नया पेज बनाते हैं। पहली लोकेशन, लोकेशन नंबर 1, ये आउटलाइन की लोकेशन है। किसकी? आउटलाइन में जो लोग लिखते हैं वो लोग, मैं जरा जल्दी टाइपिंग कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ स्पेलिंग गलत हो जाए। वो सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, अपना टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक जो भी होगा, मतलब ABC। टॉपिक के फौरन नीचे बेटे अपनी थीसिस लिखेंगे, ये पूरी थीसिस आ गई। इसके बाद वो अपनी बेटे आउटलाइन की हेडिंग देंगे, आउटलाइन के बाद वो पहली जो हेडिंग होगी वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, ये इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद बेटे वो बी जो हेडिंग देंगे वो देंगे जी कॉजेस ऑफ टेररिज्म। ये पहली लोकेशन है। ये
पहली लोकेशन है। अब जो बड़े दूसरी लोकेशन वाले होते हैं ना, ये भी लिखते हैं आउटलाइन में, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले ये भी बेटे टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक के बाद ना ये इधर पहले आउटलाइन लिख लेते हैं, ये एक स्टेप नीचे लेके आ रहे हैं, इधर आउटलाइन लिखेंगे, आउटलाइन के फौरन नीचे अपनी थीसिस लिखेंगे 2-3-4 सेंटेंसेस की। इसके बाद बेटे वो पहली हेडिंग क्या देंगे, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, और इसके बाद ना बेटे वो दूसरी हेडिंग देंगे काजेस की। ये दूसरी लोकेशन हो गई। अब बेटे जो तीसरी लोकेशन वाले हैं ना, वो यहां पे भी नहीं लिखते, वो कहते हैं नहीं जी ये गलत लिख रहे हो आप जो लिख रहे हो। वो कहते हैं कि सबसे पहले टॉपिक लिखो, इसके बाद वो कहते हैं आउटलाइन की हेडिंग दो, और उसके बाद कहते हैं नहीं जी सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन की हेडिंग दो। वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखने के बाद ना इधर थीसिस आप अपनी लिखो। देन वो कहते हैं कि अपनी दूसरी आपकी जो हेडिंग है ना काजेस की, किसकी, काजेस की अपनी हेडिंग लिखो। सो आउटलाइन में बेटे जितने भी लोग लिखते हैं वो किसी एक जगह पे उनका इत्तेफाक नहीं है, पहले एक जगह पे लिखते हैं। अच्छा बेटे जो चौथी लोकेशन है ना, ये 3 लोकेशन हो गई, ये वो लोग हैं बेटे जो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, किसमें, और जो इंट्रोडक्शन में लिखते हैं वो सारे के सारे एग्री हैं, और वो लोकेशन उनके लिए नजदीक क्या है, वो कहते हैं कि जी इंट्रोडक्शन के हमेशा एंड पे लिखो। अब कोई भी बंदा, किसी भी बंदे को इंट्रोडक्शन की लोकेशन पे कोई इतराज नहीं है, हर बंदा कहता है लिखनी भी है और लिखनी भी इंट्रोडक्शन के एंड पे है, क्योंकि यहाँ पे ना बड़े ये कनेक्शन का तरीका वो फंक्शन अदा कर रहा होता है कि जब इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगा तो अगले पैराग्राफ के साथ उसको कनेक्ट करेगा। और 5वीं जो लोकेशन है ना, वो भी हर बंदा एग्री है कि आप कंक्लूजन के शुरू में, कंक्लूजन का आपका पहला जुमला जो होना चाहिए ना, आपके कंक्लूजन का पहला जुमला जो होना चाहिए, आपके कंक्लूजन का फर्स्ट सेंटेंस जो होना चाहिए वो थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद आगे आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट। सो मेरी बड़े एडवाइस, मेरा पहला सवाल तो ये है, क्या बेटे जो आप आउटलाइन में थीसिस लिखेंगे और इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखेंगे वो सेम होगी? 100% बेटे सेम होगी। क्या एक बात को 2 दफा लिखना मुनासिब है? 2 दफा लिखना ठीक है? दूसरी बात यह है कि बेटे आप आउटलाइन जो होती है वो तो फ्रेजेस में आती है, अगर आप आउटलाइन में भी कंप्लीट सेंटेंसेस और पूरा थीसिस स्टेटमेंट 2 जुमले लिख लेंगे वो तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है, तीसरी बात, अगर आउटलाइन में होती तो बेटे सारे के सारे आप किसी एक जगह एग्रीड होते। मैंने चंद लेमैन टर्म्स में आपसे सवाल पूछूंगा, आप में से वकील भी होंगे बहुत से, बट जब आप एक केस ड्राफ्ट करते हैं, ये जज एक फैसला सुनाता है, क्या बेटे जज का फैसला पहले ही जुमले में होता है या एंड पे होता है? बड़े कभी भी जज का फैसला पहले जुमले में नहीं होता, एंड ये फैसला होता है। आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, क्या आपका रिसर्च पेपर आपकी फाइंडिंग से शुरू होता है? बड़े वो तो लिटरेरी रिव्यू से शुरू होता है, आपकी फाइंडिंग हमेशा एंड पे आती है। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि बेटे थीसिस स्टेटमेंट कभी भी आउटलाइन में नहीं आती। अगर आप बड़े सारे बाशऊर लोग हो, बासमझ लोग हो, अभी आप गूगल पे सर्च करें कि व्हाट इज द आइडियल लोकेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, आपको 95% जो रिसोर्सेस होंगी वो कहेंगी कि इसकी सिर्फ 2 ही लोकेशन है, एक इंट्रोडक्शन के एंड पे है और दूसरा कंक्लूजन के शुरू में है। अब फर्ज की तो आउटलाइन में लिख भी देते हो तो फिर आउटलाइन इसका एक फंक्शन तो कनेक्शन का है, वो थीसिस स्टेटमेंट किस चीज से कनेक्ट कर रही है? सो फाइनली बड़े हम इस नतीजे पे पहुंचे, इट हैज 2 लोकेशन, एक जे इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगी, दूसरा ये कंक्लूजन के शुरू में आएगी। अब आपको बड़े बहुत से लोग मिलेंगे, सीनियर्स मिलेंगे, वो कहेंगे कि हमने थीसिस स्टेटमेंट अपनी आउटलाइन में लिखी थी और हम पास भी हो गए हैं। यकीनी पास हो गए होंगे, क्यों? क्या बेटे आपके 100 में से सारे 100 नंबर जो हैं वो थीसिस स्टेटमेंट के हैं?
अब एक बंदा ऑलरेडी बेटे 50 नंबर ले रहा है उसकी बेटे अगर थीसिस स्टेटमेंट गलत भी होगी तो वो फिर भी पास हो जाएगा। लेकिन एक बंदा बेटे हार्डली 40 नंबर ले रहा है, थीसिस स्टेटमेंट से ना गलत या सही से 2-3 नंबर कटते हैं, और अगर बेटे उसके 3 नंबर कट गए ना तो वो पास नहीं होगा, फेल होगा। सो फाइनली हमने कहा है कि बेटे इसकी सिर्फ 2 ही लोकेशन है, एक इंट्रोडक्शन के एंड पे और दूसरा कंक्लूजन के शुरू में। अब आते हैं बेटे इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। बेटे इसकी जहां तक लेंथ की बात है ना, ये हमेशा एक सेंटेंस में होती है। बेटे इसकी आइडियल लेंथ हमेशा एक ही सेंटेंस में होती है, क्योंकि ये बड़ा ना स्पेसिफिक होती है। मतलब ये कभी भी मैंने जैसे लिखा है, ये कभी भी ये नहीं बताएगी कि फलां ग्लोबलाइजेशन का फलां प्रोज भी, ये हमेशा बड़ी जेनेरिक किस्म की होती है, ये कोई डिटेल्स नहीं बयान करती। क्यों नहीं चाहिए? एक जुमला। और बड़े इसके ना बुनियादी तौर पे 3 किस्में हैं। पहली जो होती है ना, हम बेटे उसको कहते हैं फॉल्टी, वो होती गलत है। दूसरी होती है सिंपल, बिल्कुल आसान अल्फाज में लिख देना, जैसे मैंने अभी लिखी थी। और तीसरी होती है बड़े बड़े उसको कॉम्प्लिकेटेड होके लिखना। अब होता क्या है कि अक्सर लोग ना सिंपल सेंटेंस, बहुत अच्छी सिंपल थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन वो खुद ही बेटे उसको इतना मुश्किल करने की कोशिश करेंगे कि वो उसको गलत कर बैठेंगे। मैं मिसाल देता हूं। अब मिसाल ये है कि याद रखें बेटे, आपकी थीसिस स्टेटमेंट जो होती है ना, वो आपकी आउटलाइन से ड्राइव की जाती है, या आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन से ड्राइव की जाती है। इंट्रोडक्शन बेटे हम कहां से लेते हैं? इंट्रोडक्शन हम हमेशा आउटलाइन से लेते हैं। सो जो चीजें बेटे आउटलाइन में होंगी, इंट्रोडक्शन में भी वही होंगी, और जो चीजें इंट्रोडक्शन में होंगी थीसिस स्टेटमेंट में वही चीजें होंगी, उसके अलावा कोई चीज नहीं होगी। हम मिसाल देते हैं, ये आपके बेटे एक ऐसे है, आउटलाइन में रफ सी बनाइए, ऐसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप एंड हर्डल्स। इंट्रोडक्शन की हेडिंग हमने डाली, बड़े हर्डल की हमने हेडिंग डाली, हमने होप की हेडिंग डाली, और कंक्लूजन की हेडिंग डाली। इन सारी जो आउटलाइन की हेडिंग्स है ना, इनका थीसिस स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्शन जरूरी है। कीवर्ड्स की, इंट्रोडक्शन की जगह बेटे टॉपिक आएगा डेमोक्रेसी, सो हर्डल का भी जिक्र जरूरी है, होप्स का भी जिक्र जरूरी है। जब आपने बेटे इसका इंट्रोडक्शन लिखा तो आपने सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद बेटे आपने अपनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आपने हर्डल्स लिखी, उसके बाद आपने होप्स लिखी, और एंड में थीसिस स्टेटमेंट होंगे। सो थीसिस स्टेटमेंट में सारी, सिर्फ जर्नल के अलावा बाकी सारी स्पेसिफिक स्टेटमेंट का होना भी जरूरी है। स्पेसिफिक की जगह टॉपिक आता है, वो जो असेंशियल और नॉन असेंशियल होती हैं उनको होना भी जरूरी है। यहाँ पे तो सिर्फ मैंने असेंशियल ही दी है। सो ये देखें बेटे, मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी, कमेंट जरा बताएं ये थीसिस स्टेटमेंट गलत है या सही है। क्या कहते हैं? रहमान अनम्यूट करो। जी सर। रहमान साहब ठीक है ये जी सर। थीसिस स्टेटमेंट पढ़ो जरा लाउडली। Democracy is the best form of governance which has some pre-requirements to get maximum result in shape of peace and prosperity. अच्छा बताओ, ये होप्स का जिक्र है थीसिस स्टेटमेंट में? जी रहमान साहब, नहीं सर, होप्स का नहीं है। नो हर्डल्स सर। का जिक्र है? नो सर, हर्डल्स का भी नहीं है। फिर आप क्यों कह रहे हो ठीक है? फिर कैसे ठीक हो गई? जी रहमान साहब कैसे ठीक है, जरा एक्सप्लेन करें फिर।
नहीं सर, रॉन्ग है फिर। नहीं तो फिर कैसे रॉन्ग होगी ना, पहले तो आप कह रहे थे ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज है उसका जिक्र ही नहीं है। तो फिर पहले ये चीज नजर नहीं आई थी आपको? देखो बेटे, मसला आप लोगों का क्या है, आप समझते हैं कि अंग्रेजी किस दर्जे का होना चाहिए। आप अपनी हेडिंग को उठा लो, हेडिंग में से कीवर्ड्स उठाओ, इंट्रोडक्शन की जगह टॉपिक उठाओ, सारे कीवर्ड्स उठाओ और वो थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी। इसमें तो बड़े और चीजों का जिक्र है। This essay will describe democracy in Pakistan is allowed to evolve. There are considerable prospect of that democracy can flourish in Pakistan. इसको बड़े आप थीसिस स्टेटमेंट कहोगे। आप, मैंने कहा कि सबसे पहले बड़े आप जनरल स्टेटमेंट लिखोगे, जनरल के बाद बड़े आप स्पेसिफिक लिखोगे, जनरल 4 तरीके, स्पेसिफिक के बाद बड़े आप एसेंशियल चीजें लिखोगे, उसके बाद आप नॉन एसेंशियल चीजों लिखोगे, और एंड पे आप पूरी की पूरी डिस्कशन को क्लोज करोगे। और जब आप पूरी की पूरी डिस्कशन को क्लोज करोगे तो वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाएगा। अब मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं इसी पैटर्न पे बहुत से बड़े इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं, मैं वो इंट्रोडक्शन आप दिखाता हूं, आपके ग्रुप में भी भेजे थे मैंने, दोबारा भेजूंगा। ये बड़े चंद साल पहले एक ऐसे आया था, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग काजेस एंड रेमेडीज। आपके एग्जामिनर ने बेटे जनरल से, मैंने आपकी सहूलत के लिए कलर चेंज किए हैं, हमने बेटे लिखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज लेड to the emergence of numerous environmental problems. Of all these problems, global warming is undoubtedly the most dangerous problem that has captivated the thought of the countless people since the last 2 decades. Global warming means increase सर in स्क्रीन the शो नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा। अब हो रहा है? ये सर अब हो रही है। यस पहले सर। टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग काजेस रेमेडीज। तो इसके अंदर बड़े 2 एसेंशियल चीजें, एक काजेस और दूसरी है। हमने जनरल से शुरू किया, हमने लिखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ numerous environmental problem. Of all these problems, global warming is undoubtedly the most dangerous problem that has captivated the thought of the countless people since the last 2 decades. Global warming means increase in the average temperature of the earth. The issue is further intensified by the fact that the world leader have yet not been able to form the consensus on global warming. ये मेरी specific statement हो गई। फिर बड़े essential causes, मैं लिखा global warming is caused due to the massive burning of fossil fuel like coal, diesel, furnace oil, and natural gas. Such unchecked burning has increased the percentage of carbon dioxide in the atmosphere to an alarming point. Furthermore, nuclear radiation, mass devastation, and unchecked use of chemicals have made the situation more. अब बड़े ये रिपरकशन आपके एग्जामिनर तो नहीं पूछे थे, लेकिन मैं इसको नॉन एसेंशियल के तौर पे दे रहा हूँ। वेटेज भी थोड़ी है इसकी। If the rise of the greenhouse gases remain unchecked, the repercussion can be catastrophic for human and animal races.
The ice and pole would melt and lead to the rise in the sea level. Consequently, many coastal cities can be inundated. Moreover, green pasture will turn into desert. Many important animal species would become extinct. दोबारा हम अपनी essential पे वापस आएंगे. The solution of this alarming problem required immediate steps. It required the world leader to develop unanimity of thought to counter the issue. It also demands the engineer and scientists to explore the new avenue for renewable resources and energy management. There's also dire need to generate worldwide awareness in masses about this issue, which is so much indubitably linked with the life and the future of the billion of the people. The effective solution of the problem lies in well-deliberate, ceaseless discipline and sincere effort at global and national level. The essay would bring to the light global warming causes, repercussion, and practical measure to counter the problem of global. एंड पे बेटे हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी. क्या लिखी? थीसिस स्टेटमेंट लिखी. हमने जब बेटे पूरी की पूरी डिस्कशन को समराइज किया ना, तो हम इसको थीसिस स्टेटमेंट. क्लियर हो गया? यकीन जाने बेटे, अब देखो ये नॉन एसेंशियल थी, सो इसका भी थीसिस के अंदर जिक्र जरूरी है. अगर बेटे ये ना होती ना, इधर सपोज करते ना होती नहीं, तो फिर थीसिस स्टेटमेंट के अंदर भी इसका जिक्र ना होता फिर इसका जिक्र. इतने में सवालात हैं ना, पहले मैं सवालात के जवाब दूंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. करें जिन जिन के सवालात हैं, और ये बेटे पैटर्न अपने सामने रख लें, ये मॉडल के तौर पे ऐसे भी अपने सामने रख लें. जी अब जी आसफा. जी आसफा. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मुझे थीसिस स्टेटमेंट का समझ में नहीं आया कि जो आपने बताया ना कि वो एंड में लिखेंगे या जो है ना पहले लिखेंगे. असल में मेरा लेट सुने मैंने कहा बेटे थीसिस स्टेटमेंट हो आउटलाइन में कभी भी नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे और कंक्लूजन में लिखेंगे. इंट्रोडक्शन का आखिरी जुमला जो होगा बेटे वो थीसिस स्टेटमेंट होगा. ठीक हो गया आसफा? जी थैंक यू सर. थीसिस स्टेटमेंट पे बेटे मेरे YouTube पे एक बड़ा अच्छा सा लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको भी सुने. और ये जो अभी मैंने लेक्चर पढ़ाया हुआ है ना, ये भी थीसिस पढ़ा हुआ है, ये भी सुनना बाद में. आसफा के बाद क्वेश्चन है सैम अली का. अच्छा सर, जैसे अभी आपने ये ऐसे दिया कॉजेज ऑफ टेररिज्म, तो इसमें हम लोगों ने इम्प्लीकेशन भी शो किए और सॉल्यूशंस भी दिए. तो थीसिस स्टेटमेंट में भी ये शो करेंगे हम लोग दोनों चीजें, इम्प्लीकेशन और करेंगे. जो कुछ बेटे आउटलाइन में आएगा वही कुछ थीसिस स्टेटमेंट में भी आएगा. 2022 का ये मॉडल है और कराची नंबर की गाड़ी है. रजिस्ट्रेशन जो है उसकी कराची में है, लोकेशन आपको उसकी लाहौर में मिल जाएगी आपको. माशाल्लाह साथ हम गाड़ियों को भी क्लास में ना कारोबार ही हो रहा है. अच्छा आसिफ इकबाल आप बताओ. सर वो प्री रिक्वायरमेंट के बारे में आपने कुछ कहा था, उसका जरा बता दें दोबारा. मैंने कहा कि बेटे जब आप डिफाइन करते हो ना किसी चीज को, फिर थोड़ी सी उसकी वजाहत भी करते हो. ठीक है सर. वो एडवांटेज भी हो सकते हैं, वो डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं. अच्छा ठीक है. और सर ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों के 10 सेंटेंसेस लिखने हैं? नहीं यार, टोटल 10 है. 80% एसेंशियल होगी, 20% नॉन एसेंशियल होंगी. ओके ओके ठीक है सर. और कभी तो बेटे नॉन एसेंशियल होती ही नहीं है, फिर सारी की सारी एसेंशियल्स होंगी. ठीक है जी अमजद साहब आप बताओ. मैंने बेटे अभी आपको क्या पढ़ाया है? सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, जो सारे पैराग्राफ पढ़ा दिए? तो बेटे ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के, ये थीसिस स्टेटमेंट बॉडी पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होती. ये सिर्फ 2 पैराग्राफ का हिस्सा होती है, एक इंट्रोडक्शन का और एक कंक्लूजन का.
गुलाम मोहम्मद, आप बताएं। सलामकुम सर। सर हम 2 दफा थीसिस दे सकते हैं, मतलब जैसे इंट्रो के एंड में हमने दे दिया और जब हम कंक्लूड कर रहे हैं तो उसको रीइटरेट कर देते दें। ही 2 दफा है, उसकी वजह है बेटे कनेक्ट करना होता है। अगर आप कंक्लूजन के शुरू में नहीं देंगे तो कंक्लूजन को पिछले पैराग्राफ से कैसे कनेक्ट करोगे? ठीक है सर। और सर एक और चीज आपसे पूछनी थी, जो आपने जनरल स्टेटमेंट के अंदर स्टोरी का एग्जाम मतलब बताया था, तो हम स्टोरी के साथ अगर शुरू करना चाहें तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए एसेंशियल डिटेल्स के साथ, या पूरे रेलिवेंट उसके होनी साथ? चाहिए बेटे, वो इमेजिनेटरी भी हो सकती है, फैक्चुअल भी हो सकती है, और होनी सर अगर रेलिवेंट चाहिए। और सर अगर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो वो कैसे करेंगे, वो थोड़ा मुझे समझ आप नहीं आया था। लिखेंगे वाई डू नेशन आर फाइटिंग विच ईच अदर, और उसका फिर जवाब लिखोगे, सवाल लिखोगे, फिर उसका आंसर लिखोगे। और सर वो क्वेश्चन टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए या जनरली? जर्नल होना चाहिए बेटे, जर्नल होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। इमराना, आप बताएं। कहना जी, कहना था, आप बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने कहा टेररिज्म के ऊपर अगर ऐसे आ गया, जैसे टेररिज्म जो है वो एक मेन मेड डिजास्टर है, तो फ्रॉम इंट्रोडक्शन अगर जनरल में हम लोगों ने देना है तो इसमें डिजास्टर के बारे में ही बताएंगे या सिर्फ बिल्कुल, मतलब आप टू द बेटे पॉइंट टेररिज्म, डिजास्टर से शुरू कर सकती हो आप। मतलब डिजास्टर फिर थोड़ा उसमें आगे नेचुरल मेन मेड ये भी सारा डिफाइन करना है सर, या नहीं सिर्फ बेटे, खाली टू द बताओ कि पॉइंट है? ह्यूमन, नहीं खाली बताओ 2 लाइंस में कि ह्यूमन बीइंग को डिफरेंट डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है। वो मैन मेड भी हो सकते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं। उनमें से एक जो है वो टेररिज्म है, फिर आप टेररिज्म पे आ जाओगे। ओके सर। राशिद, आप बताएं। सर जो थीसिस स्टेटमेंट है उसके अंदर सिर्फ हम जो इसेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। नहीं बेटे, असेंशियल और नॉन असेंशियल दोनों लिखोगे। सर वो एक सेंटेंस में तो नहीं कवर होगा। क्यों नहीं हो सकता? मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है। अगर आप लिखो कि दिस एसे विल टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इट्स प्रोस एंड कॉन्स, तो जुमला बन नहीं गया? एक जुमले में कवर हुए या नहीं हुए? जी सर हुए हैं। बट एक जुमला होता ही एक जुमला है। राइट नेहा, सर, आप थैंक बताओ। यू। नेहा, मैं सुन रहा हूँ। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम आउटलाइन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो क्या थीसिस स्टेटमेंट में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आएंगे? बिल्कुल, जो कुछ आउटलाइन में लिखा है थीसिस स्टेटमेंट में हर सब कुछ होना चाहिए। सर सर रमीसा, आप सर बताएं। अगर जी जी। एडवांटेज ज्यादा हैं तो क्या क्या सर एडवांटेज अगर ज्यादा हैं तो ज्यादा ही उस स्टेटमेंट में आएंगे? बेटे, थीसिस स्टेटमेंट में उन लेट एडवांटेज से का सर एडवांटेजेस। बेटे उनका जिक्र नहीं होता, सिर्फ आप लफ्ज लिखोगे कि देयर आर सम एडवांटेज, उन एडवांटेज का फिर जिक्र नहीं करते हो। ठीक है। जी सर, ठीक है ठीक है। रमीसा, आप बताओ। सर इंट्रोडक्शन यस। जब किसी कुरानिक वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद रेफरेंस किस तरह से देंगे? ब्रैकेट में कुरान लिखेंगे या किस तरह से उसको जी, मेंशन आप करेंगे? बेटे कुरान पाक लिखेंगे, आप ब्रैकेट की जरूरत नहीं, आप लिखेंगे वेल डिफाइंड इन होली कुरान। अरेबिक लिखिए तो फिर बेटे उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखोगी। सर इन्वर्टेड कॉमास में लिख के और उसके बाद दोबारा से नीचे कॉमा लगाएंगे और फिर जी लिखेंगे इट्स वेल डिफाइंड जी इन कुरान। जी जी और नेक्स्ट जब हम आगे से स्टार्ट करेंगे तो फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे। जी। नेक्स्ट टेंस पैराग्राफ नहीं ब्रेक करोगे, नेक्स्ट जुमले से लिख लोगे। यस सर। फहीम रहमान। जी सर, ये आपने एक स्लाइड किया था, डिफाइन इलस्ट्रेशन हिस्ट्री एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सर ये किस कंपोनेंट के पार्ट है, ओपनिंग स्टेटमेंट बड़े या ये ये जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स ये में आएंगे? देखें, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट में आप डिफाइन करते हो, फिर उसकी डिटेल बयान करते हो। ठीक। अदनान, आप बताओ।
सर क्वेश्चन ये है कि से कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है ना, एनर्जी क्राइसिस हो गया, उसकी कॉजेज बतानी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताना है, तो इसके जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स होंगी तो उसमें काजेज वगैरह आएंगी क्या? अगर 6 काजेज हों तो 6 की 6 कॉजेज मैं एक्सप्लेन करूंगा और बड़े छह मतलब के छह नहीं करोगे, उसका 60%। अगर आउटलाइन में 6 हैं तो इंट्रोडक्शन में 3 का जिक्र करोगे। और बाकी उसमें लिख देंगे कि देयर आर मतलब दीज आर फ्यू सच काजेज। जी जी, बाकी ठीक, कंक्लूजन में लिखनी होती है। बाकी कंक्लूजन। ठीक है जी, थैंक यू। तकवीम अशरफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने लास्ट टाइम में एक ऐसे लिखा था जिस तरह पॉवर्टी इन पाकिस्तान, अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। सर इस तरह के ऐसे में कैसे डिफाइन होगा कि एसेंशियल या नॉन एसेंशियल क्या है? फॉर बड़े इसके एग्जांपल अंदर कोई भी एसेंशियल नहीं है, खाली टॉपिक है ना काजा, ऐसे ऐसे में सीएसएस में नहीं आते, ये तो मैंने वैसे दिया था। इसमें कोई भी एसेंशियल नहीं है, इसमें सारी एसेंशियल्स हैं। आप कागज भी लिखनी पड़ेंगी, इम्प्लीकेशन भी लिखनी पड़ेंगी, सोल्यूशन भी लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। नाज़िर शाह बताओ। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने थीसिस स्टेटमेंट के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, जैसे एक तो क्रक्स हो गया सर, दो जो है मुझे समझ नहीं आए, कंट्रोल और कंट्रोल हो कनेक्ट। गया। कंट्रोल का मतलब ये है कि बेटे जो कुछ थीसिस स्टेटमेंट होगा आपके एसे में वही कुछ होगा, उसके अलावा कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। जी सर, और और तीसरा कनेक्ट। बड़े कनेक्ट होता है। कनेक्ट का मतलब ये होता है कि ये इंट्रोडक्शन को बाकी एसे के साथ लिंक करता है। अच्छा जी सर, ठीक है। मारे आप बताओ। सर ये लाजमी है कि जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी वो एक सिंगल सेंटेंस होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है? वो भी हो सकते हैं, लेकिन बेटे आइडियल ये होता है कि वो एक जुमला होना सर ठीक है। चाहिए। इमराना साहब आप बताएं। सर अगर हमारे पास एक ऐसे रेमेडीज ऑफ टेररिज्म ना, तो इसमें एसेंशियल हमारे पास रेमेडीज है। तो आपने जो स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या हम इंट्रोडक्शन के अंदर पहले एसेंशियल लिखेंगे, क्योंकि कॉजेज नहीं, अगर ये कोई कॉम्पिटेंसीज लाजम के बारे नहीं में है। पहले। ये तो मैंने बताया है कि बेटे पहले नहीं आएंगी, अब नॉन एसेंशियल पहले आ जाएंगी, काजेज एंड इम्प्लिकेशन पहले आ जाएंगी। ये कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले एसेंशियल आएंगी। ठीक है, सही है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक। अच्छा आप बताओ। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं वो पैराग्राफ्स में लिखते हैं या फिर उसको एक ही फ्लो में लिखते जाते हैं, वो पैराग्राफ उसमें ब्रेक नहीं करना होता? बेटे एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं। यू आर नॉट सपोज टू ब्रेक द पैराग्राफ। और सर अगर हमने ऐसे में उसके मिड में कोई कोटेशन ऐड करनी है तो वो एक फिर पैराग्राफ भी नहीं कंप्लीट होने ब्रेक के करोगे, बाद फिर नहीं नहीं, पैराग्राफ नहीं ब्रेक करना, उसी के अंदर कंटिन्यूटी में लिखना है। पैराग्राफ के अंदर ही हम उसको हाईलाइट करके लिखेंगे फिर? आपकी मर्जी है बेटे, हाईलाइट करो या ना करो। जी सर। और सर जो थीसिस स्टेटमेंट हम इंट्रोडक्शन के लास्ट पे लिखेंगे और कंक्लूजन के स्टार्ट में जो लिखेंगे वो सेम एक ही होगी ना थीसिस स्टेटमेंट नहीं, हमारी? थीम सेम होगा लेकिन अल्फाज थोड़े से वर्ड्स बेटे चेंज हो जाते जी सर, हैं। थैंक यू। तकवीम आप बताएं। सर मेरा सवाल है कि अधूरा रह गया था, मैं आपसे जिस तरह पूछ रहा था पॉवर्टी इन पाकिस्तान जैसे का। सर जिस तरह एक ऐसे आया हुआ था, रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। सर इस तरह के ऐसे के अंदर आप किस तरह से उसको बेटे कैटेगराइज ये तो करें कि कैसे? आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इससे या तो एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे। ओके ठीक है, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है बेटे। ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब बेटे मैं आपको एक टॉपिक अभी देने लगा हूं और टाइम है आपके पास 50 मिनट, 10 बजे से पहले पहले। अच्छा आपके बेटे मैं सारे लोगों के पेपर चेक कर लिए हैं और पेपर वापस भी कर दिए हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। और मैंने सबसे ज्यादा एक इंस्ट्रक्शन मेजॉरिटी लोगों के पेपर पे लिखी है कि आप छोटे जुमले लिखें। आप बेटे जब लॉन्ग सेंटेंसेस में अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पाते ना, आप कोशिश करें कि बेटे छोटे 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 जुमले लिखने की कोशिश करें। नेवर राइट द लॉन्ग सेंटेंसेस। आज की क्लास को बेटे हम इधर ही एंड करेंगे। कल मैं 3 टॉपिक बता दूं, कल मैंने इंट्रोडक्शन लिखवाना है फुल फ्लैज। एक टॉपिक एजुकेशन से होगा, एक टॉपिक बेटे डेमोक्रेसी से होगा, और तीसरा आपको जो टॉपिक होगा वो सोशो इकोनॉमिक ईवर से होगा। आप इन तमाम चीजों को गौर से पढ़ें। विनिंग एसेस के मॉडल ऐसे मैंने लिखे हुए हैं वो पढ़े, यूट्यूब वाले 2 लेक्चर सुने, और कल
जब मैं लिखाऊं ना, मुझे पता चले कि यार किसी बंदे ने लिखा है। आज का लेक्चर बड़े हम इधर ही एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह मैं एक दफा इन चीजों को रिवाइज करूंगा और कल हम टेस्ट लेंगे। सो आप आज ये रिमेनिंग टाइम जो है ये बैठ के बड़े चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करें। जी सर सैयद टॉपिक फिर से साजिद बताइएगा। जी, एजुकेशन, टॉपिक डेमोक्रेसी, सोशो इकोनॉमिक इवल्स। Sir, I जी have जी मारिया question. सर, जी जी बताएं। Sir, I have question about this statement. What is crux? क्रक्स कि होता है बेटे मेन पॉइंट्स, किसी भी चीज को, किसी भी चीज का लंबी डिस्कशन का जो कंक्लूजन होता है ना, जो मेन थीम होता है, वो क्रक्स कहलाता है। दरिया को बेटे जो कूजे में बंद करते हैं ना, सुना है ना, दरिया को कूजे में बंद करना, जी सर। ये थीस क्रक्स होता है। जोहेब ओके अली आप सर। बताओ। सर ये विनिंग एसेस की आपकी बुक सर वो किस तरह वो मंगवाए? बेटे ये आप नंबर एकेडमी के नंबर पे फोन करें ना, वो अभी दे देते हैं, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। चलो ठीक है आप सर। कहाँ से हो? कराची से सर। आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ठीक है। थैंक यू। जोहेब अली आप बताओ। सर इल्मी पे अवेलेबल है सर ये लाहौर में? जी जी इल्मी लाहौर में बिल्कुल अवेलेबल है, उनको फोन करें, वो ऑनलाइन भी भेज देते हैं। जी सर, कोरियर कर देते हैं, ठीक है। जी सैम अली आप बताओ। सर ये जो आपने 3 टॉपिक्स कहे इनके इंट्रो अभी लिख के भेजने हैं या कल लिखने हैं हम लोगों ने? नहीं नहीं, मैं कल टॉपिक, मैंने तो थीम बताए हैं, मैं टॉपिक बताऊंगा फिर उसका लिखना होगा। अच्छा, आज कोई नहीं जमा कराना आज एंजॉय करना है। थैंक यू। मारी आप बताओ। सर ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक ऐसी क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस और उसके साथ कोलन के साथ सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, तो सर इसमें हम कितने % ये कोलन से पहले लिखेंगे और इसके बाद कितने % लिखेंगे? सर आपने बुनियादी लिखा तौर हुआ पे है कि बेटे 80% कॉलन के बाद, देखो वो थोड़ा सा ना, कॉलन का मतलब फॉर एग्जांपल होता है, वो वजाहत कर देता है कि मैं यार क्राइसिस में ये चीजें पूछना चाहता हूँ। जी सर। सर आपने तो इस तरह से लिखा हुआ है कि आपने जो कॉलम से पहले क्राइसिस लिखे हुए हैं ना, आपने 9 इसकी हेडिंग्स बनाई हुई हैं और आपने सॉल्यूशन की 7 हेडिंग्स बनाई हुई हैं। तो सर इसका ऑलमोस्ट क्या सेम ही मतलब है है ना, कि बट इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें लिखनी थी, क्राइसिस भी लिखना था और उसके सॉल्यूशन भी लिखने थे। तो सर ज़्यादा कौन से लिखने हैं? मतलब अभी ये आपने इसमें बताया ना, कि कॉलम के इस पे बाद बेटे इस पे आगे एक पूरा लेक्चर होगा, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है। उमर आप बताओ। सर ये मेरे पास 2022 का एडिशन है आपका विनिंग एसेस का, तो 23 का अभी आ गया या वही 22 का ही लेके चलना है? और उस पर जो इन्फॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल उसमें थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, जैसे क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है तो वो बिल्कुल आ जाती है 22% बेटे, थी। उसमें ना जो पुरानी फिगर्स दी हुई है ना, तो उसको इंटरनेट से चेंज कर लो, देख के चेंज कर लो। चलें ठीक है सर, ये मैं बात पूछनी थी, थैंक यू। नाज़िश आप बताओ। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो अब ये इंट्रोडक्शन का बोला है ये कल के लिए बोला है ना, और जी इसको जी क्या कल करना के है? लिए बोले, कल बेटे मैं सर टॉपिक दूंगा। अभी आप इन सारे कंसेप्ट को एक दफा रिवाइज करें, इन सारी चीजों को पढ़ें, कल मैं आपका इंट्रोडक्शन का टेस्ट लूंगा। जी सर, और सर थर्ड आपने क्या बताया? सोशो इकोनॉमिक। इवल्स। यस सर। यस एंड सी यू टुमारो। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।